मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी तो दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत कही जाती थी। बल्कि अकबर के ज़माने से लेकर जहांगीर और फिर शाहजहां तक मुगल सल्तनत दुनिया की अमीर तरीन सल्तनत थी। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कुल पैदावार का 28% मुगल सल्तनत के अंदर यानी हिंदुस्तान में पैदा होता था और दुनिया भर में चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस सल्तनत को जवाल आ गया और औरंगज़ेब की विफात के बाद ये जवाल तेज तर होता चला गया, यहाँ तक कि 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गदर जिसको वो कहते हैं या जंग आज़ादी जिसको हम कहते हैं उसको ख़त्म किया, तो फिर साथ ही आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को भी कैद कर लिया और उसे रंगून यानी बर्मा में जला वतन कर दिया। ये कहानी इतनी दिलचस्प तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इज़्ज़तनाक भी है कि कैसे मुग़ल बादशाह को ज़िल्लत का निशाना बनाया गया और उसके ख़ानदान को कत्लेआम किया गया, उनके ख़ानदान का, उसके शहज़ादे यानी उसके बेटों को नुकसान पहुँचाया गया और उन्हें तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया। हत्ता कि दिल्ली की गलियों में एक बहुत बड़ी खून की होली खेली गई, जिसमें मुग़ल ख़ानदान के साथ साथ हज़ारों अफराद मार दिए गए। तो आइए जनाब उन वजूहात का तज़किरा करते हैं जिनकी बुनियाद पर मुग़ल सल्तनत ज़वाल पज़ीर। मैं हूँ रज़ा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा खान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, आपकी मेहरबानी हो। तो जनाब हम बता रहे हैं कि कैसे मुग़ल सल्तनत ज़वाल पज़ीर हुई। तो नंबर 1 केस जो मेरे सामने आता है वो मुग़ल ख़ानदान की आपसी लड़ाइयाँ, ऐसी लड़ाइयाँ जो मुग़ल बादशाह के मरने पर उसके शहजादों के दरमियान यानी उसके ख़ास तौर पर बेटों भतीजों के दरमियान हुआ करती थी और उनके नतीजे में कई शहजादे जो अदरवाइज़ बड़े काबिल और नुमायाँ थे, लेकिन तख्त की जंग में हार बैठते और साथ ही अपनी ज़िंदगी की शमा भी गुल करा पाए। अकबर के दौर में तो कदरे पुरअमन था, लेकिन जहांगीर को अपने भाई को मारना पड़ा। इसी तरह शाहजहां को भी अपने भाइयों के साथ जंगें लड़ना पड़ी और यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करना पड़ा। औरंगज़ेब ने भी ऐसा ही किया, अपने 3 भाइयों को तहतीक किया और उसके बाद तो एक जैसे रस्म ही चल गई। लेटर मुग़ल जिन्हें हम कहते हैं, जो 1707 में औरंगज़ेब की विफात के बाद बरसरे इक़्तिदार आए जाते रहे, वो लेटर मुग़ल्स कहलाते हैं और ये सब के सब ज़्यादातर इनमें से नागहानी मौत का शिकार हुए, यानी कुदरती मौत नहीं बल्कि इन्हें मार दिया गया। और कई बादशाह घर इसमें पैदा हुए, जैसे एक बादशाह के दौर में खातून दाश्ता लाल कुंवर के नाम से थी, जो इंतहाई मौसर और बासर थी। उसने बादशाह को बेबस कर दिया था और साथ ही जुल्फ़िकार खान नामी एक वज़ीर ने भी। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे बादशाह घर आए, जैसे सैयद बरादरान है, फिर इमादुल मुल्क, उसने भी कई बादशाहों को ख़त्म किया, यानी मुग़ल ख़ानदान के शहजादों को ख़त्म किया और अपनी मर्ज़ी का बंदा लाते, एक ग्रुप लाता और फिर दूसरा ग्रुप उसे उतारने के लिए उसे मार देता, अंधा कर देता, कुछ कर देता और ख़त्म कर देता। यूँ ये सिलसिला चला रहा है, हत्ता कि 1719 में एक ही साल में 4 बादशाह बदले गए और इन चारों के चार साथ वही सलूक हुआ जो पहलों के साथ हुआ था। और फिर मोहम्मद शाह के दौर में किसी हद तक सुकून तो आया, लेकिन मोहम्मद शाह खुद आवारागर्दी और वो ऐशो इशरत का आदी था, इस कदर आदी था कि निज़ाम सल्तनत तकरीबन ख़त्म ही हो चुका था, मफलूज हो गया था। और जनाब मोहम्मद शाह फिर रंगीला भी तो कहलाए और उसी वक्त बैरूनी हमला आवर शुरू हो गए और जब बैरूनी हमला आवर सामने आए तो उनमें बड़े बड़े नाम जैसे अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दुर्रानी हैं। 1739 और फिर 1761 में ये जंगें इतनी इंदोनाक थीं कि मुग़ल सल्तनत का एक तरह से इन्होंने कबाड़ा ही कर दिया था। इसके अलावा मराठे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ताकतवर हो गए। शुमाली हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। मरहबा के साथ साथ
सिख पंजाब में बहुत ताकतवर हुए, दक्कन में उस्मानी सल्तनत बनना शुरू हो गई थी, बंगाल में सिराजुद्दौला और उसका ख़ानदान, ये सब कुछ हो रहा था। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त कैसे मुमकिन था कि मुग़ल सल्तनत कायम रहती? यूँ ये 4-5 ऐसे फैक्टर्स थे जो आम सामने आए और उसके साथ ही फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों ने अपने तरीके से हिंदुस्तान की इस सल्तनत की जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। पहले बंगाल से दाखिल हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़ते लड़ते वो आगे आ गया और यहाँ तक कि उन्होंने 1857 में दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन उससे बहुत पहले वो बक्सर की लड़ाई में दिल्ली के हुक्मरान यानी मुग़ल बादशाह को शिकस्त दे चुके थे और मुग़ल बादशाह का जो एक तरह से खोखलापना वो ज़ाहिर कर चुके थे कि ये खाली हो चुका है। और फिर कभी ये मराठों के ज़ेर असर होते और कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर असर होते और कभी अफ़गानी हमलावरों के ज़ेर असर होते। यूँ ये शटल कॉक बन चुके थे और अपनी एफिलिएशन शो कर रहे थे कि किसी न किसी के साथ रहें और कायम रहें, लेकिन कायम रहना आसान नहीं था। 1857 के वाक़यात आपके सामने हैं। ये कोई उस वक्त ताकतवर लोग नहीं थे 1857 में मुग़ल ख़ानदान, लेकिन चूँकि बगावत इस कदर शदीद थी और उस बगावत में इन्हें ये चांस मिला था कि शायद ये कामयाब हो जाएँ, तो लिहाजा एक वो इखलाकी या नॉमिनल किस्म की सरबराही बहादुर शाह ज़फ़र को दी गई, लेकिन उसका अंजाम वही हुआ जैसे तवक्को की जा रही थी कि अंग्रेज़ों की चालबाजियाँ इतनी ताकतवर थीं कि उन्होंने किसी की चलने ना दी और ख़त्म कर दिया इस सल्तनत को। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आपके पास और मालूमात हैं, दिलचस्पी रखते हैं? अगर आप तालिब इल्म हैं तारीख़ के और ख़ास तौर पर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में आप जाना चाहते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी ऐसी कुतुब पढ़ना होंगी और ऐसे एनालिसिस करना होंगे जिससे आप साबित कर सकें कि मुग़ल शहनशाहों की ज़वाल की असबाब में एक सबब, सबसे बड़ा सबब मेरे नज़दीक तो वॉर ऑफ सक्सेशन था, जिसने मुग़ल ख़ानदान के लोगों की अफराद की बहुत कमी कर दी। और फिर इन वॉर्स ऑफ सक्सेशन पे जितना ज़्यादा खर्च होता था उसके नतीजे में भी मुग़ल हुकूमत कमज़ोर और गरीब होती चली गई। और औरंगज़ेब ने जो दक्कन की तरफ अपनी जंगी मुहिमात शुरू कर रखी थी वो कि उसने 50 साल हुकूमत तो की, लेकिन शाही खजाना खाली होता चला गया और इतना खाली हुआ कि बाद के बादशाहों के लिए फ़ौजें रखना और ताकतवर फ़ौजें रखना मुमकिन नहीं रहा। और फिर इसके अलावा फ़ौजों को जदीद बनाना भी तो ज़रूरी है। आप जितने बड़े किले बना लें, लेकिन उन किलों के साथ साथ वहाँ पे रखने वाली फ़ौजों को भी ताकतवर और तरबियत याफ्ता बनाना होगा और नए जदीद असले लाने होंगे, दिखाने होंगे उनको, ताकि उनकी तरबियत जदीद असलों के साथ हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुग़ल बादशाहों के औकात कार ही मुख्तलिफ थे और उनके मशगले ही और थे, जबकि जंगें लड़ना एक अलग से काम था। और उन जंगों को जिस तरीके से जदीद बुनियादों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, यूरोपियन तर्ज की जो जंगें लड़ी थी, वो मुग़लों के पास उनका कोई जवाब ही नहीं था। हत्ता कि मुग़लों के अलावा दीगर अक़वाम के पास भी कोई जवाब ही नहीं था, चाहे महाराजा रणजीत सिंह के बाद के आने वाले हुक्मरान हों पंजाब के अंदर या मराठे हों या कोई और हों, सब के सब हार गए, क्योंकि इनको जदीदियत से डर था और जदीदियत यूरोप के लिए ताकत और हथियार था जो उनको मदद दे रहा था हिंदुस्तान पर हमला करने, कब्ज़ा करने और फिर उस कब्ज़े को आगे बढ़ाने। आइंदा के 100 साल हम फिर देखते हैं कि हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश राज आ जाता है और ब्रिटिश राज की कहानी एक अपनी कहानी, वो कि उन्हें भी जाना पड़ा, लेकिन कैसे वो हम आइंदा डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।